बीटी का। इसमें चैप्टर 1 टॉपिक 1 तुम्हारा किस पे बेस्ड है? डीसी सर्किट पे बेस्ड है। टॉपिक 2, हाँ वही वही मैं बोल रही हूँ। टॉपिक 2 मैग्नेटिक से बेस्ड है। टॉपिक 3 तुम्हारा सिंगल फेज एसी सर्किट है और टॉपिक 4 तुम्हारा 3 फेज एसी सर्किट है। ठीक है, अब देखो जो हमें पढ़ना है, तुम मैं मान के चल रही हूँ कि तुम लोग बिल्कुल नील हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, राइट? तो जो चीज तुम्हारी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो क्या है? तुम्हारा 3 फेज एसी सर्किट। अगर तुमने इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना तो तुम ये लगा लो तुम बीटी में पास हो। ठीक है, अब बात आती है कि इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इसका क्या होता है। इसमें गिनती के तुम्हारे पास 3 टॉपिक हैं। एक है तुम्हारे पास स्टार कनेक्शन बेस्ड, एक है तुम्हारे पास डेल्टा कनेक्शन बेस्ड और एक है तुम्हारे पास पावर मेजरमेंट पे बेस्ड। ठीक है, अब इन गिनती के 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक पक्का आते ही आते हैं। या तो स्टार पावर का दे देंगे या डेल्टा पावर का दे देंगे या स्टार डेल्टा का दे देंगे। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होती है। ठीक है, कि अगर तुमने ये कर लिया और उसके साथ तो देखो और कोई अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, तो ये कर लिया तो तुम पास हो, कि अगर ये दोनों क्वेश्चन ठीक हो गए तो तुम डेफिनेटली पास हो। अब बात आती है कि 3 फेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सिंगल फेज एसी सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे बेस पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन पक्का आते ही हैं, वो उसका बेस है। तो मैं पहले अभी तुम्हें क्या करवा रही हूँ, एसी सर्किट करवा रही हूँ। एसी सर्किट के बाद मैं किस पे आऊँगी, 3 फेज एसी सर्किट पे आऊँगी। तो मैं तुम्हें पूरा सिलेबस तो नहीं करवा पाऊंगी, बट मेरा टारगेट है कि तुम एटलीस्ट पास तो हो जाओ, क्योंकि टाइम कम है। तुम्हारा पेपर 13-14 को है, हाँ जो भी है 19th को है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंगल फेज एसी सर्किट से। सिंगल फेज एसी सर्किट में मैं अभी तुम्हें कुछ बेसिक टर्म्स बता रही हूँ। सबसे पहले एक होता है हमारे पास डिवाइस रेजिस्टर, एक होता है हमारे पास इंडक्टर और एक होता है हमारे पास कैपेसिटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। इंडक्टर की यूनिट क्या है, एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, और इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। कैपेसिटर, सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर, और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फेरेड। जो जो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी है मैं वही डिस्कस करूंगी। अब जनरली तुम्हें इसमें क्या दिया होगा पेपर में, क्वेश्चन में मिली हेनरी में क्या होता है। तो 1 मिली हेनरी इज हाउ मच, 1 इंटू 10⁻³ हेनरी। फेरेड को तुम्हें किस में दिया होगा, 1 माइक्रो फेरेड में, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, तो जो भी है तुम्हें एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना ही है। अब देखो तुम्हें पता है रजिस्टर का काम क्या होता है। रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, राइट? अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक रजिस्टर वाली वायर है। तुम बताओ इसमें से किस में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, प्लेन वाली वायर में या रजिस्टर वाली वायर में? प्लेन वाली में, इसका मतलब रजिस्टर करंट को रोक रहा है। इसी तरह अगर तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक इंडक्टर वाली वायर है तो किस केस में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, इंडक्टर वाली वायर में या प्लेन वाली वायर में? प्लेन वाली में। तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो जो इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है उसको हम टेक्निकली किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf। तो अल्टीमेटली यू विल गेट एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। क्या है, इंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। एल इज द इंडक्टर, इंडक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट सिमिलरली तुम्हारे पास एक प्लेन वायर है और एक कैपेसिटर वाली वायर है।
किस केस में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, प्लेन वाली वायर में या इंडक्टर कैपेसिटर वाली वायर में? प्लेन वाली वायर में, राइट। तो इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, और उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर के अंदर का रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा एज यू नो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सी इज इक्वल टू 1/2π/f(c), और इसकी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस की फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ओम। तो बेसिकली व्हाट वी कैन कंक्लूड कि अगर रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, अगर इंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सएल है, अगर कैपेसिटर है तो उसका रेजिस्टेंस एक्सी है। आर तो रेजिस्टेंस ही है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfl, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। गॉट इट। अब व्हाट इफ की कॉम्बिनेशन होगा, आर और एल का कॉम्बिनेशन है, आर और सी का कॉम्बिनेशन है, और आर एल सी का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इनके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर और एल का केस है तो क्या फॉर्मूला होता है, √r² + xl²। अगर आर और सी का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, z इज इक्वल टू √r² + xc²। एंड अगर आर एल सी का कॉम्बिनेशन होता है देन द फॉर्मूला इज √r² + xl - xc²। तीनों ही ये इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्म है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स। ओके। अब इसमें भी देखो, जो तुम्हारा सिंगल फेज एसी सर्किट है, एज आई टोल्ड यू कि हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं पक्का, ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। एक आता है तुम्हारा सीरीज पे बेस्ड, और एक आता है तुम्हारा पैरेलल पे बेस्ड। ओके। तो अगर सीरीज पे बेस्ड है तो ये क्वेश्चन को डिफरेंट कर देते हैं, मतलब घुमा देते हैं क्वेश्चन को, बट अगर पैरेलल पे बेस्ड है तो वो वाला क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, उसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते। क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर पैरेलल पे आएगा तो उसका कंसेप्ट एक ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हर किसी का अलग अलग होगा, मतलब सेम होगा। और अगर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सीरीज में हर बार मॉडिफाई कर देते हैं। तो मेरा टारगेट अभी तुम्हारा रहेगा कि क्या है, पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करना। गॉट इट? ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू कि हर बार आएगा, उसके लिए तुम्हें कन्वर्जन सीखनी होगी, और कन्वर्जन के लिए तुम्हें क्या चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अपने कैलकुलेटर की फ़ोटो भेजो मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कैसे वो कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो, ये ES हो 991 ES या EX, दोनों की कैलकुलेशन सेम जाएगी। अगर MS है तो उसकी कैलकुलेशन अलग जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ES और EX के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तुम्हारे पास मेनली 2 टाइप्स की फॉर्म होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, और एक होती है पोलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म कौन सी होती है, R+J वाली, और पोलर फॉर्म कौन सी होती है, R∠θ वाली। मतलब मान लो कि अगर तुम्हें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है J8, ठीक है। तो 2 ओम क्या है, ये भी 2 ओम है और ये भी 8 ओम है, तो 2 ओम क्या हो गया, रजिस्टर की वैल्यू, R इज इक्वल टू 2 ओम, और J8 8 ओम है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जो ये 8 ओम है ये तुम्हारे अकॉर्डिंग L होना चाहिए या फिर XL होना चाहिए? ओम किसकी यूनिट होती है, L की या XL की? L तो मैंने बताया था इंडक्टर होता है, और इंडक्टर की यूनिट क्या होती है, हेनरी। और अगर XL है तो XL की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें ना यूनिट से पता लगेगी कि हेनरी दिया हुआ है तो L है, ओम दिया हुआ है तो XL है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब XL इज इक्वल टू 8 ओम। तो मेरे पास Z कितना आ गया, 2 + J8 ओम। क्लियर?
अब इसी तरह दूसरी चीज़ देखो कि अगर हमारे पास है 2 ओम है और ये दिया हुआ है 6 माइक्रोफेरेड, और इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, इम्पिडेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इम्पिडेंस की फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, R माइनस जे एक्सी। अगर एक्सएल होता है मतलब एल होता है तो जेड की फॉर्म क्या होती है, आर प्लस जे एक्सएल। बट अगर सी होता है तो उस केस में फॉर्म क्या होती है, आर माइनस जे एक्सी। एज यू नो कि यहाँ से आर कितना है, 2 है, माइनस जे, ये क्या दिया हुआ है, फेरेड में है, तो इसका मतलब ये सी होगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सी चाहिए। एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई एफ सी। तो वैल्यूज पुट करके हमें निकालना पड़ेगा। 2 एज इट इज माइनस जे बाय 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 3.14। फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी 50 हर्ट्ज। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक्सी आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको वैल्यूज को डाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे ये ना 6 × 10⁻⁻6, ये देखो ये कैसे आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास रेज टू पावर का सिंबल होता है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर है ना, ये यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में देखो एक्स स्क्वेयर है ना, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो उसको दबाओगे तो वो रेज टू पावर मतलब एक्स, ऐसे जो भी टर्म दबाओगे तो 6 × 10⁻⁻6 या +6 वहां से आ जाएगी। ओके, पहले बताओ ये क्लियर। अब अगर तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लो z1 की वैल्यू है 2 + j3 और z2 की वैल्यू है 4 + j6। हमने सॉल्व करके निकाल ली और हमें करना है z1 + z2। तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4 6 प्लस जे, 3 + 6 को क्या हो गया, 9। तो ये आ गया हमारे पास z1 + z2 डायरेक्ट कैलकुलेट बिना कैलकुलेटर के। अब अगर मुझे z1 - z2 करना है तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 - 4 कितना आ गया, -2, और j3 - j6 कितना आ गया, -j3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन, 2 + j3। रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंने एडिशन भी करके दिखा दी और मैंने सब्ट्रैक्शन भी करके दिखा दी। बट अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीज़न करनी है तो उस केस में तुम्हें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिएगी। कैलकुलेटर को तुम्हें कौन से मोड में करना होगा, कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो नॉर्मल हाथ से हो जाएगा, बट अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो कैलकुलेटर पे आ जाओ। अब कैलकुलेटर को सबसे पहले तुम्हें कौन से मोड में करना है, कॉम्प्लेक्स मोड में करना है। कॉम्प्लेक्स मोड में देखो कैसे करोगे, पहले ऑन प्रेस करो, फिर मोड प्रेस करो और फिर 2 प्रेस करो। तो यहाँ पे तुम्हारा CMPLX लिखा आ जाएगा। लिखा आ रहा है तो भी ठीक है और नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मोड में तुम्हारा चला गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने टर्म्स ली थी 2 + j3 और 4 + j6। 2 + j3 मल्टीप्लाइड बाय 4 + j6, मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैलकुलेटर में डालो ब्रैकेट, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, उसके बाद लिखो 2, 2 यहाँ पे है, देन लिखो प्लस, प्लस यहाँ पे है, देन लिखो 3, 3 यहाँ पे है, और उसके बाद लिखो आई, आई देखो ENG के ऊपर है, राइट, दिखा, ब्रैकेट 2 + 3i और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसके बाद फिर से ब्रैकेट डालो, मल्टीप्लाई करना है तो 4 लिखो, प्लस लिखो, 6 लिखो, IENG से आएगा, आई लिखो, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करो। इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद तुम देख सकते हो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या लिखा रहा होगा, -10 + 24i। तो इसका मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, -10 + j24। तो आ गया यहाँ पे कि दोनों को हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। अगर इसको तुम्हें डिवाइड करना है तो बीच में डिवीजन का सिंबल डाल देना। गॉट इट।
नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास इसमें पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म किस फॉर्म में होती है? एंगल की फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं नॉर्मली। लाइक सपोज Z1 है हमारे पास 2 एंगल 30 डिग्री और Z2 है हमारे पास 4 एंगल 60 डिग्री। तो मुझे क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, तो कितना हो जाएगा? 2 एंगल 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंगल 60। रियल टर्म को रियल टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8। एंगल हमेशा एडिशन में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, तो 30 प्लस 60, तो इसका आंसर आ गया 8 एंगल 90 डिग्री। अब मान लो तुम्हें डिवीजन करनी है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो 2 एंगल 30 डिवाइडेड बाय 4 एंगल 60, ठीक है। तो 2/4 इज 1/2। रियल टर्म को रियल टर्म से डिवाइड कर दो, और एंगल डिवीजन में क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऊपर जाके वो क्या हो जाएंगे? माइनस। एंगल 30 माइनस 60, देन दैट वुड बी 1/2, दैट इज 0.5, एंगल इज माइनस 30 डिग्री। ये तो हो गया कि जो हमने क्या हाथ से करा है। बट अगर सपोज वी वांट कि इनको ऐड करना है, 2 एंगल 30 प्लस 4 एंगल 60 को हमें ऐड करना है, तो वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें क्या जाना पड़ेगा? कैलकुलेटर के पास, कॉम्प्लेक्स मोड में, ठीक है। फिर से आ जाओ कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में सेम चीज़ वैसे जैसे हमने पहले करी थी, उसके लिए वैसे ही करेंगे। पहले मोड प्रेस करो, फिर उसके बाद क्या प्रेस करना है? 2 प्रेस करो, तो तुम्हारा कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा। कर दिया मोड और 2। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? मान लो 2 एंगल 30 डिग्री और प्लस 4 एंगल 60 डिग्री, यही था ना। तो यहाँ पे लिखो 2, ठीक है। एंगल देखो तुम्हारा ENG के ऊपर आ रहा होगा, ये किसी किसी कैलकुलेटर में थोड़ा सा वेरी कर जाता है। ऐसे एंगल आ रहा है, ऐसे एंगल आ रहा है ना, और वो तुम्हारा येलो टर्म में आ रहा है, नीचे लिखा रहा है, तो वो चीज़ कैसे आएगी? शिफ्ट प्रेस करके। जितनी भी चीज़ें तुम्हारी कैलकुलेटर में येलो टर्म से लिखी हुई है, अगर तुम्हें वो लानी है तो वहाँ कहाँ से आएगी? शिफ्ट प्रेस करके। ये रहा शिफ्ट का बटन, तो शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ पे ये बटन प्रेस करोगे तो एंगल आ जाएगा, एंगल। उसके बाद 30 लिख दो, फिर प्लस का साइन, प्लस 4 एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अपने अपने कैलकुलेटर में करके देखो, 2 एंगल 30 प्लस 4 एंगल 60। उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाओगे, तो इक्वल टू का बटन दबाने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 3.73, बहुत लंबी टर्म आ रही है, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस J 4.46। अगर रूट की टर्म्स में आ रही है, सपोज किसी किसी कैलकुलेटर में रूट में आ जाती है, तो रूट या फिर डिवीजन में आ रही है, ऐसे आ रही है 2/3, तो उसके बाद ये प्रेस कर दो SD, तो तुम्हारे पास जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट्स में आ जाएगी। अब इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब तुम्हें समझ में आया कि रेक्टेंगुलर टर्म और पोलर टर्म को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सारी चीज़ हो जाएंगी रेक्टेंगुलर टर्म में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ चीज़ें हाथ से हो जाएंगी और कुछ चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, अब तुम्हारे पास ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि रेक्टेंगुलर टर्म को तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पोलर टर्म से। तो उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम फॉर्म में लाना पड़ेगा, या तो रेक्टेंगुलर को पोलर में ले आओ या पोलर को रेक्टेंगुलर में ले आओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस J6 और Z2 है तुम्हारे पास 6 एंगल 30 डिग्री, और तुम्हें इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो सेम फॉर्म तो नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है कि इसको या तो पोलर में कर लो या फिर इसको रेक्टेंगुलर में कर लो, तुम वो कर सकते हो। अब कन्वर्जन मैं बता देती हूँ कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो तुम्हारा जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो मोड 1 पे ही होना चाहिए, ओके। कन्वर्जन के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, जो तुम्हारा कैलकुलेटर होना चाहिए वो मोड 1 पे होना चाहिए। मतलब अपने कैलकुलेटर पे जाओ और नॉर्मल मोड पे कर दो। नॉर्मल मोड पे मतलब पहले मोड प्रेस करो और उसके बाद 1 प्रेस कर दो, तो तुम्हारा कैलकुलेटर नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है? मोड प्रेस करो और 1 प्रेस कर दो। इसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास है 2 प्लस J9, इसको तुम्हें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे पोल,
जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो फॉर्म हमारी कैलकुलेटर में लिखी हुई आनी चाहिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारी पोलर फॉर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद प्लस प्रेस करो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, पोल लिखा आ जाएगा। मोड चेंज करा है। अब इसके बाद पोल ब्रैकेट 2,9, ठीक है। 2 कॉमा देखो यहाँ से आ जाएगा। अगेन किसी किसी कैलकुलेटर में ऊपर ही होता है, बट यहाँ पे तुम्हारा येलो वाली टर्म से है तो उसके लिए फिर से तुम्हें क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। येलो टर्म लाने के लिए शिफ्ट प्रेस करो, कॉमा आ गया जाएगा, 9 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इक्वल टू का बटन दबा दो। तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करके आएगा 9.2 एंड एंगल को थोड़ा सा तुम्हें ऐसे इस वाले बटन से स्लाइड करके देखना पड़ेगा, दैट इज 77.47। देखो अब वापस तुम्हें मान लो पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन करनी है, तो पोलर वाली टर्म मैं यही ले रही हूँ 9.2 एंगल 77.47। आइडियली हमारा यही आना चाहिए, तो देखते हैं कि कैलकुलेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगेन जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो फॉर्म प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करो और तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर किस में लिखा हुआ है, माइनस पे लिखा हुआ है, तो माइनस प्रेस करो। तुम्हारे यहाँ पे रेक लिखा आ जाएगा। मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट 9.2 कॉमा 77.47 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉमा तुम्हें पता ही है कि कैसे आएगा, ब्रैकेट क्लोज जरूर करना। तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए 1.99। वाई की वैल्यू के लिए अगेन थोड़ा सा स्लाइड करके देखोगे तो 8.98 आ रहा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 प्लस J9। तो ये मैंने तुम्हें बताई है रेक्टेंगुलर टू पोलर एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर। इसमें मोड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ, एक्स और वाई करके ही आएगा, एक्स मतलब रियल कंपोनेंट, y मतलब ये इमेजिनरी वाला कंपोनेंट, दैट इज डिनोटेड। नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन। इसमें 2019 मेकअप में पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसमें तुमसे क्या पूछा हुआ है, i की वैल्यू निकालनी है, i1 की वैल्यू निकालनी है और i2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो i1 और i2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये वाला इम्पिडेंस, इसको हम मान लेते हैं Z1। तो Z1 कितना हो जाएगा, R और L की फॉर्म में, तो R और L की फॉर्म में तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, R प्लस JXL की फॉर्म में लिखते हैं। R कितना हो गया यहाँ पे 10, वो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो, मैं फॉर्म पूछ रही हूँ, ठीक है। 10 प्लस J20। अब अगर हमारे पास Z2 है तो Z2 हमारे पास ये वाली टर्म है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास R माइनस JXC। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस J15। ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो अपने आप ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये और माइनस ही दिया होगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V/Z1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, लिख सकते हैं ना। और वोल्टेज कितनी दी हुई है हमें, 200 दी हुई है, तो इन्होंने कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी तरफ से क्या कंसिडर कर सकते हैं, 200 एंगल 0 लिख सकते हैं। V/Z1, ये दोनों इम्पिडेंस Z1 Z2 ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है या डिफरेंट होती है, सेम होती है। अब इसकी देखो, हाँ पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। अब इसकी वोल्टेज कितनी दी हुई है, कुछ भी एंगल नहीं है तो 0 ले ले, डिवाइडेड बाय Z1 कितना है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। इसी तरह I2 का क्या फॉर्मूला होगा, V/Z2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस कितना होगा 15 माइनस J15। I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, तो I कितना होगा, अगर मैं इस नोट पे कैसे लगाऊंगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा,
होगा ना, क्योंकि जितना करंट तुम दे रहे हो उतना करंट ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कितनी है, आई, बाहर कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2। केसीएल लगाएंगे। अब इसको मुझे सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास ये आंसर आएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क में, ये तो भी तुम्हारा 2019 एंड सेम का है, अप्रैल वाले टाइम का ये बेसिकली। अब यहाँ पे 3 चीजें हैं सिस्टर, हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है और मैंने आंसर भी दे दिया। अब इसके बाद मैं कुछ कंसेप्ट्स बता रही हूँ। एक चीज है हमारे पास, अब इसी क्वेश्चन में देखो तुमसे एक और है, दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। ऐसा नाम लग रहा होगा तुम्हें, पढ़ रखा है तो। पावर फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉस फाई। फाई इज व्हाट, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अब सबसे पहले what is the value for voltage, that is 100 volt. So voltage क्या angle is, we can consider 0 degree because they didn't. current we have calculated, जो पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करके आएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया था, that is 20.72, angle is minus 17.74। तो अब इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगी। तो देखो 0 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना, ये किसका है, वोल्टेज का। करंट का एंगल कितना है, 17.74, नेगेटिव में का, तो करंट का एंगल कितना हो गया, कितना, 17.74। तो अब ये बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, फाई। फाई आ गया 17.74, तो cos फाई इज 70, cos 17.74। मैं फिर से बताती हूँ, मान लो मैं रैंडमली ले रही हूँ, वो नहीं ले रही। वोल्टेज का तुम्हारा एंगल है 100 एंगल 30 डिग्री और करंट का एंगल आ रहा है 20 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका अब हमें फेजर डायग्राम बनाना है फाई की वैल्यू निकालने के लिए। फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो 0 यहाँ पे होता है, 30 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा, राइट, ये वोल्टेज का एंगल है। 90 डिग्री तुम्हें पता है यहाँ पे होता है, राइट, ये करंट का हो गया। अब मुझे बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होगा, पूरा ये 90, ये 30 हो गया 60। तो फाई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। वो हमसे क्या पूछते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई, तो ये कितना हो गया हमारे पास, कॉस 6, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 17.74, तो cos 17.74 इज द आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.95, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है कि पावर फैक्टर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो वो क्या होगा, यूनिटी होगा, या फिर वो क्या होगा, लैगिंग होगा, या फिर वो क्या होगा, लीडिंग होगा। सुना होगा तुमने ये टर्म्स भी। अब तुम्हें एक वर्ड याद रखना है, सिविल। सिविल याद रहेगा ना। हेयर सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर का केस है तो करंट हमेशा वोल्टेज से क्या करता है, पहले है तो लीड करेगा। तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड वोल्टेज। और एल स्टैंड्स फॉर इंडक्टर, है ना, एल को इंडक्टर से डिनोट करते हैं। इंडक्टर के केस में देखो क्या पहले है, बताओ मुझे, वोल्टेज पहले है या करंट पहले है, तो वोल्टेज लीड करंट। तो बेसिकली अगर इंडक्टर का केस है, अगर करंट लीड कर रहा है तो कैपेसिटर होगा, और अगर करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग ही करेगा। अब तुम कह रहे हो कि चोर आ गया, पुलिस पीछे है, और मैं कह रही हूँ कि पुलिस पीछे है, ठीक है, एक ही बात है। अब वोल्टेज आगे है तो पुलिस, ये करंट क्या होगा, ही होगी, है ना। तो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, तो करंट की टर्म्स में समझ लो, बेसिकली कैपेसिटर का केस है तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है,
इंडक्टर का केस है तो इंडक्टर के केस में करंट लैग कर, लैग मतलब आगे पीछे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो कौन आगे है, कैपेसिटर के, कैपेसिटर करंट आगे है या वोल्टेज आगे है? तो करंट क्या है, आगे है, आगे है तो करंट लीड कर रहा है तो कौन सा केस हो जाएगा? अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जो तुम्हारा एक्चुअल केस था, करंट क्या है, पीछे है या आगे है? करंट पीछे है, करंट पीछे है तो क्या करेगा, लैग करेगा। तो cos फाई इज इक्वल टू 0.95, इसके आगे तुम्हें क्या मेंशन करना होता है, लैग। करंट लीड करता है तो अलग से, करंट लीड करता है वोल्टेज से तो लीडिंग पे जाता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से तो लैगिंग पे जाता है। हमें मेनली करंट को देखना होता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी तुम्हारा 2023 के एंड टर्म में आया हुआ है, ये वो वाला पेपर है जो दिया था, ये 3 मार्क्स का आता है। हाँ हाँ, ये सब कुछ निकालना, एक एक पार्ट है, इसमें पावर भी निकालनी थी, पावर अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं तो मैंने पावर बोली। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद है मैं, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2023 एंटम के पेपर में आया हुआ है, मेन पेपर में, मेकअप वाले में नहीं। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें निकालनी थी, आई निकालना है मतलब टोटल करंट, I1 निकालना है, ये वाला करंट I2 निकालना है, ये वाला करंट, पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर मैंने अभी बताया था तुम्हें, क्या फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, cos फाई। तो वोल्टेज का एंगल 0 है और जो भी तुम्हारा मेन करंट का एंगल आएगा वो वाला लेना है, उन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस इज फाई। टोटल इम्पिडेंस निकालना है, टोटल इम्पिडेंस कैसे निकालोगे, जेड टी इज इक्वल टू Z1 और Z2, दिख रहा है क्या है, पैरेलल में है, तो Z1 पैरेलल Z2 और इनको कंबाइन करने के बाद Z3 क्या आ जाएगा, सीरीज में। तो तुम्हारे पास Z1 कितना है, अगर यहाँ से देखोगे तो 4 प्लस J3, Z2 कितना है 6 माइनस J8 और Z3 कितना है 1.6 प्लस J7.2। वैल्यूज पुट कर देना, जहाँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, कैलकुलेटर वाला पार्ट मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टोटल एडमिटेंस। अब तुम्हें पता है पहले कभी पढ़ा था, एडमिटेंस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द इम्पिडेंस, राइट। तो जो भी तुम्हारा इम्पिडेंस आएगा उसको उल्टा कर देना, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एडमिटेंस। और क्या पूछा हुआ है, ईच एडमिटेंस, ईच एडमिटेंस मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, y1 की, y2 की और y3 की। तो y1 कितना हो जाएगा 1/z1, y2 1/z2 और y3 1/z3। तुम्हें z1 z2 z3 की वैल्यू पता है, ये वैल्यूज पुट कर देना, आ जाएगा। मैं 90% कह रही हूँ कि तुमसे नहीं होगा क्वेश्चन, बट फिर भी अपनी तरफ से एटलीस्ट ट्राई करना, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन बताऊंगी जहाँ पे अटकोगे।